हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो लिखा हुआ है ना हमारे सिलेबस में कि कोशिका से अंग तंत्र तक, तो जो ये आज का हमारा टॉपिक है ये लास्ट है। इसके बाद मैं आपको इसमें एक ग्लैंड वाला टॉपिक हमारा बचेगा, वो क्लियर करेंगे हम, हार्मोन्स वगैरह जो उसमें आ जाते हैं सभी। उसके बाद हम केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो शुरू करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है देखो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उनको कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और PYQs को अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। उत्सर्जन तंत्र में पहले हम देखते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। देखो, जो उत्सर्जन है वो क्या होता है। शरीर में उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं के दौरान CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल बनते हैं। दीज वेस्ट मटेरियल आर हार्मफुल फॉर द बॉडी सो दे मस्ट बी रिमूव्ड। देखो, दिन भर में हम बहुत सी चीज़ें ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है, इसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की पूरी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन, मतलब कि उत्सर्जन। तो इसमें जो भाग लेने वाले अंग है, अब जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, जैसे कोशिका से अंग तंत्र तक, पहले हमने सेल पढ़ा, फिर डिवीजन पढ़े, फिर टिश्यूज़ पढ़े, फिर मैं आपको एक एक सिस्टम पढ़ा रही हूँ। उससे पहले लेकिन मैं उसके ऑर्गन्स भी बताती हूँ ना आपको कि उस ऑर्गन का क्या काम है। मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया, उससे रिलेटेड सारे ऑर्गन कराए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप यूपी टेट 2026 के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी यूपी टेट की वीडियो मिल जाएंगी। आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हो। तो देखो, अगर आप 1 बाय 1 करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे ये सिस्टम। तो देखो, जो भी ये जितने भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको बाहर निकालने के लिए जो जो अंग हेल्प करते हैं या जो जो अंग भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है? जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है बाहर निकलता है वो क्या है? CO2 है। मैंने आपको रेस्पिरेशन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, जब हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, कि जो CO2 है ना वो उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। फेफड़ों के माध्यम से इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? दूसरा क्या है देखो, CO2 हो गया। दूसरा है पसीना। देखो, अब जो पसीना है, पसीना भी क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है। जो नाइट्रोजन वेस्ट, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुख्य रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ है ना वो नाइट्रोजन वेस्ट ही है। तो इस नाइट्रोजन वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? एक तो CO2 हो गई, एक पसीना हो गया। अब इन दोनों के बाद जो बाकी जो बचे, जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिया है, ठीक है, अमोनिया है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये नाइट्रोजन वेस्ट हैं। तो जो नाइट्रोजन वेस्ट में ये तीनों के तीनों सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये सभी क्या है? नाइट्रोजन वेस्ट है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि नाइट्रोजन वेस्ट के नाम से आ जाएगा और आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उन पे आपको टिक करना है, जिन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है? एक हो गया यूरिन। तो ये सभी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जो अंग इसमें भाग लेते हैं उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जो उत्सर्जी पदार्थ है जो बाहर निकलते हैं वो कौन कौन से है? CO2, स्वेट, जो पसीना निकलता है ना वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिन, तो ये सब क्या है? एक्सक्रीटरी मटीरियल है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, हम देखते हैं 1 बाय 1 उत्सर्जी अंग को हम देखते हैं। देखो, एक है किडनी, लंग्स, लीवर और स्किन। किडनीज, लंग्स, लीवर और स्किन, ये क्या हैं? ये उत्सर्जी ऑर्गन हैं
जिनकी सहायता से उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्लियर? जिनकी सहायता से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो देखो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। जो किडनी है वो क्या करती है? देखो जो किडनी है वो मुख्य उत्सर्जी अंग है जो रक्त को छानकर यूरिन बनाता है। क्या बनाता है? रक्त को छानकर यूरिन बनाता है। किडनी फिल्टर्स ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। अब देखो सेकंड, फेफड़े। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स करते हैं जो CO2 है और जो जल वाष्प है उसका उत्सर्जन करते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो जो हमारी सांस जो हम छोड़ी हमने उसमें CO2 और उसमें साथ में ना सांस के साथ वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। ये हम रेस्पिरेशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब देखो यकृत, लीवर। यकृत क्या करता है? अमोनिया को कम विषैला यूरिया में बदलता है। ठीक है, किस में बदलता है? कम विषैला यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है और जो बिलीरुबिन जैसे अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। देखो जो यकृत है वो क्या करता है? यूरिया को अमोनिया में बदलता है। सॉरी, यूरिया को अमोनिया में नहीं, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लेकिन यूरिया बाद में फिर से अमोनिया के रूप में बदल जाता है। वो कैसे? देखो मैं आपको बताती हूँ। जब हम पेशाब करते हैं उसके कुछ देर बाद वहाँ से बहुत बुरी बदबू आने लगती है, क्योंकि जो यूरिया है अमोनिया में बदल जाता है कुछ देर के बाद, और अमोनिया के कारण ही उसमें क्या आती है? बदबू आती है। अब नेक्स्ट देखो क्या है? स्किन। जो त्वचा है पसीने के रूप में अतिरिक्त जो जल है, जो सोल्ट है, उनको बाहर निकालती है, क्योंकि जो हमारी स्किन है ना उसमें स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो पसीने को बाहर निकालती हैं। कुछ तेल ग्रंथियाँ भी होती हैं। आपने कई बार देखा होगा नोज के ना दोनों तरफ किसी किसी की स्किन होती नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, फेस पे ऑयल आ जाता है, तो वो तेल ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे पसीना भी निकलता है और तेल टाइप भी निकलता है। तो जो स्किन है वो क्या निकालती हैं? वाटर और सोल्ट निकालती हैं। किसके थ्रू? स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है, तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो सभी को पता चल गए। उत्सर्जित जो ऑर्गन है क्या क्या है? किडनी, लीवर, लंग्स और स्किन। अब देखो मैं आपको ये जो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर ना कुछ जीवों के प्रकार है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में आ जाता है। तो देखो कुछ जो जीव होते हैं उनको उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर बांटा गया है। सबसे फर्स्ट देखो क्या है? अमोनोटैलिक। उत्सर्जी पदार्थ क्या है इनका? अमोनिया। अमोनिया अत्यधिक क्या होता है? विषैला होता है। उत्सर्जन के लिए जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जो इसके उदाहरण हैं वो क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स जो जल में रहते हैं, मछली, अमीबा, ये कैसे टाइप के एनिमल हैं? अमोनोटैलिक इनको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो सेकंड टाइप, यूरियोटैलिक। उत्सर्जी पदार्थ इनमें क्या होता है? यूरिया होता है। कई बार ना आपको ऑप्शन दे देंगे, वो एक एग्जाम्पल से दे देंगे कि ये बताओ ये एनिमल कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर आपको कई बार एक टर्म दे देंगे कि विच इज़ यूरियोटैलिक, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे मिक्स करके, उनमें से आपको एक चूज़ करना होगा। तो प्लीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। मैं PYQs के बेस पर ही ये वीडियो बनाकर आई हूँ। जितने भी PYQ जहाँ जहाँ से आए हैं मैंने उसी बेस पर ये पूरी वीडियो बनाई है। यूरियोटैलिक उत्सर्जी पदार्थ इसमें क्या है? देखो यूरिया। यूरिया क्या होता है? कम विषैला होता है और कम जल की आवश्यकता होती है। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या हैं? हम लोग हैं, स्तनधारी मैमल्स और मनुष्य। हम कैसे हैं? यूरियोटैलिक है। अब नेक्स्ट देखो यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक में जो उत्सर्जी पदार्थ होगा वो क्या है? यूरिक एसिड है। इसके जो उदाहरण हैं वो क्या क्या हैं? बर्ड्स और जितने भी ये रेप्टाइल्स वर्ग के जो एनिमल्स हैं ये सब इसी में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है? ग्वानोटैलिक। ग्वानोटैलिक में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ग्वानिन होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ज़्यादा डीप में एग्जामिनर जाता है तो यहीं से क्वेश्चन उठकर आएगा। देखो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? मकड़ी है और बिच्छू है। किन एनिमल्स को ग्वानोटैलिक कहेंगे? जिनमें उत्सर्जी पदार्थ ग्वानिन होगा। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? मकड़ी और बिच्छू है। तो देखो
मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि उत्सर्जन क्या है, फिर पूरा जो उत्सर्जन अंग है उनके नाम मैंने आपको बताया कि कौन कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं, और फिर जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। हमने फिर उसके बेस पर एनिमल्स को जो बांटा गया है उनको भी हमने कर लिया। तो देखो जो किडनी है ना वो सबसे मेन मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि 3-4 क्वेश्चन यहाँ से उठकर आते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि यूपी टेट ही ओनली, यूपी टेट, सी टेट, अदर टेट या फिर किसी अदर कंपटीशन की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखो जो किडनी है वह क्या है, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तो जो वृक्क है, हमारी जो किडनी है, उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ब्लड को फिल्टर करना है। क्या करना है, ब्लड को फिल्टर करना है। अब देखो जो वृक्क है वो कहाँ होता है, जो मनुष्य में जो वृक्क है वो उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की ओर कशेरुक स्तंभ वर्टिब्रल कोलम के दोनों ओर एक एक स्थित होता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना उसके दोनों साइड, एक इधर और एक इधर, लेफ्ट एक राइट, क्या होती हैं, दो हमारी किडनी होती हैं। तो जो वृक्क है किडनी के चारों ओर एक पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है जो उनकी सुरक्षा के लिए होती है। प्रत्येक वृक्क का जो भार है वो कितना होता है, 140 से 180 ग्राम होता है। प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट। अब देखो हम क्या करेंगे, वृक्क की संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो जो वृक्क है, जो किडनी है, उसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक कोर्टेक्स, ये जो बाहर वाली जो संरचना है इसको क्या बोलेंगे, ये जो बाहर वाली है इसको कोर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर है, आंतरिक, वृक्क का जो आंतरिक भाग है वो क्या है, मेडुला है। अभी आप इसमें सिर्फ बस इतना ही देख लो, उसके बाद मैं जो इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो है ना पूरा डिटेल में मैं आपको कराऊंगी, इसकी पूरी प्रोसेस और फंक्शनिंग। जितना एग्ज़ाम में आता है PYQs बेस पर इतना ही मैंने बनाया है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने आई मैं आपका यहाँ पे, और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। फॉर्म निकल चुके हैं आपके, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। देखो जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है ना उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो हमारी किडनी है उसकी जो क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख, मतलब कि 1 से 1.2 मिलियन तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब जो किडनी है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपी में कई बार कि नेफ्रोलॉजी, व्हाट इज़ नेफ्रोलॉजी, तो द स्टडी ऑफ किडनी, क्या कहेंगे उसको, नेफ्रोलॉजी। क्योंकि यूपी टेट में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 1 लाइन वाले, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है इस तरीके का। अब देखो नेफ्रॉन की हम पूरी की पूरी जो संरचना है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं उसके जो मेन पार्ट्स हैं सभी आपको डिटेल में कराऊंगी। देखो एक बार ना मैं आपको इनकी पूरी फंक्शनिंग बता देती हूँ क्या है। आपको यहाँ पर दो ये दिख रही होगी, देखो, अफरेंट और एफरेंट एट्रियोल। देखो इनको अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका भी कहते हैं। तो जो इनका मेन काम है ना, ये दोनों क्या करती हैं, ये दो अफरेंट आर्टियोल है ना, अभिवाही जो धमनी है यह थोड़ी मोटी होती है, और जो दूसरी होती है अपवाही धमनिका यह थोड़ी पतली होती है। एक थोड़ी मोटी होगी और एक थोड़ी पतली होगी, ठीक है। अब देखो ये क्या करती हैं, दोनों की दोनों, ये जो ये आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है ना यहाँ पर बोमेन कैप्सूल के अंदर, ये यहाँ पर क्या लेकर आती हैं, एक ब्लड को लेकर आती हैं, और एक का काम है ब्लड को वापस लेकर जाना। एक का काम क्या है, ब्लड को लेकर आना, और दूसरी का काम क्या है, ब्लड को वापस लेकर जाना। तो जो ये दोनों धमनिकाएं हैं ना, इनका काम क्या है, ये ब्लड को, जो अभिवाही धमनिका है अफरेंट जो है, ये क्या करती है, ब्लड को किडनी में लेकर आती है, और ग्लोमेरुलस जो आप देख रहे हैं ना, ये गुच्छेनुमा संरचना जो ये यहाँ पर है, यहाँ तक
पहुंचा देती है। ये क्या, किसको, ब्लड को। और जो ग्लोमेरुलस है उसका काम क्या है, ग्लोमेरुलस का, ये खून को फिल्टर करता है यानी कि छानता है। उसके बाद खून वापस से जो एफरेंट आर्टियोल है, ये वाली जो है, इसके थ्रू वापस धमनियों में चला जाता है। क्योंकि जो ब्लड है ये यूरिन के थ्रू बाहर तो नहीं आएगा, जो ब्लड है वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आएगा, तो इसीलिए जो एफरेंट आर्टियोल है ना, ये वाली, इसके थ्रू तो आएगा, ए से मतलब कि आएगा, इस तरीके से याद करो, और इससे वापस जाएगा। तो जो एफरेंट आर्टियोल है ये क्या करती है, इसका काम है खून को, इसका जो काम है वो क्या है, खून को ग्लोमेरुलस तक पहुंचाना, खून का आना, एफरेंट, ऐसे करके याद करो। और ग्लोमेरुलस क्या करेगा, खून को फिल्टर करेगा। ये रहा देखो, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, खून को फिल्टर करेगा। फिल्टर होने के बाद जो ये वाली जो है नलिका, धमनिका, इसके द्वारा ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा। अब जो ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुई है, वो नीचे की तरफ जो पीसीटी नलिका आपको दिख रही है ना, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें क्या हो जाएगी, आ जाएगी। और जो यूरिन है वो हैनले लूप से होते हुए, ये रहा देखो हैनले लूप, इससे होते हुए कहाँ जाएगा, डीसीटी में जाएगा। इससे होते हुए ये रहा, यहाँ से जाएगा और फिर ये कहाँ जाएगा, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगा। डीसीटी होता है, डीसीटी की फुल फॉर्म है, जैसे पीसीटी है ना, समीपस्थ संवलित नलिका बोलते हैं इसको हिंदी में, इसी तरीके से दूरस्थ संवलित नलिका होती है जिसको डीसीटी बोलते हैं, डीसीटी। इसका जो इंग्लिश में नाम है वो क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो फिर उसके बाद कोलेक्टिंग डक्ट में आएगा, और जो कोलेक्टिंग डक्ट है वो किससे जुड़ी होती हैं, यूरिटर्स से जुड़ी होती हैं। तो अब जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा, किडनी के बाद जो यूरिन है वो यूरिटर्स मूत्र वाहिनियों के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर होती है 2 पतली नलिकाएं, मैं आपको पूरा सिस्टम जब कराऊंगी ना, जब मैं आपको बताऊंगी, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आई होप आपको यहाँ पर इसका जो फंक्शनिंग है वो समझ आ गई होगी। यहाँ से क्या होगा, ब्लड आएगा, वो छनेगा, छनने के बाद जो यूरिन होगा वो यहाँ से पास होते हुए कोलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और यहाँ से यूरिटर्स से कनेक्ट होकर बाहर निकाल दिया जाता है। वो आगे का जो सिस्टम है वो मैं आपको आगे कराऊंगी। तो देखो जो मुख्य भाग हैं वो क्या क्या हैं इनके, 1 बाय 1 को मैं आपको डिस्कस करूंगी। देखो जो अभिवाही अपवाही धमनिकाएं हैं, जो अफरेंट आर्टियोल है, वो क्या करती हैं, रक्त को ग्लोमेरुलस तक पहुंचाती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था। सेकंड है अपवाही धमनिका, एफरेंट आर्टियोल, ये क्या करती है, रक्त को ग्लोमेरुलस से बाहर लेकर जाती है। कहाँ लेकर जाती है, बाहर लेकर जाती है। क्योंकि देखो रक्त छन गया, छनने के बाद रक्त थोड़ा ही ना यूरिन के साथ निकलेगा बाहर, तो रक्त को कौन लेकर जाएगा वहाँ से, अपवाही धमनिकाएं, एफरेंट आर्टियोल। अब उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था कि एक केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन के बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल वाले भाग में एफरेंट आर्टियोल तथा एफरेंट आर्टियोल मिलकर, अफरेंट और एफरेंट मिलकर एक जालदार संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। इस तरीके से ये बोमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर ऐसे जालीनुमा संरचना जो मैंने आपको दिखाई थी इमेज में। तो नेफ्रॉन में रक्त का प्रथम जो फिल्ट्रेशन है वो कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखो बोमेन संपुट, यह नेफ्रॉन का प्यालेनुमा भाग होता है, कप शेप। यह चपटी कोशिकाओं से बना होता है। ग्लोमेरुलस में छनित जो पदार्थ है वो बोमेन संपुट में ही एकत्रित होता है। ऐसे ही होता है बोमेन संपुट। और इसका नाम बोमेन संपुट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले बोमेन नामक वैज्ञानिक ने ही इसको देखा था। अब उसके बाद है समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी। यह बोमेन संपुट के आगे का भाग होता है, इसीलिए इसको, क्योंकि यह बोमेन संपुट के बहुत ज़्यादा पास है, इसीलिए इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और जो दूर है,
जो दूर है उसको क्या बोलते हैं, दूरस्थ सम्मिलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, इसको पीसीटी बोलते हैं। यह बोमेन संपुट के आगे वाला भाग है। कौन सा भाग है, आगे वाला भाग है, जो कुंडलित कोयल नलिका के रूप में होता है। यहाँ मतलब कि पुनः अवशोषण होता है किस किस का, 70 से 80% वाटर का, मिनरल्स का, बाइकार्बोनेट्स का, और जो हाइड्रोजन आयन है ना उसका स्राव होता है, जिससे जो यूरिन है उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। मूत्र का पीएच नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, हेनले का लूप। हेनले का लूप क्या है, नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना को हेनले का लूप कहा जाता है। यहाँ लगभग 5% जल तथा सोडियम क्लोराइड का अवशोषण होता है। अब है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यह नेफ्रॉन का अंतिम भाग होता है। मैंने बताया था ना आपको कि संग्रह नलिका की कोलेक्टिव जो डक्ट है उससे जुड़ा होता है। देखो इमेज में मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये वाला जो भाग है, देखो ये वाला जो भाग है ये किससे जुड़ा होता है, देखो ये तो प्रोक्सिमल है, इसके पास है बिल्कुल, और ये दूर है। ये किससे जुड़ा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। तो जो डीसीटी है ये किससे जुड़ा होता है, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है। यह नेफ्रॉन का अंतिम भाग होता है। यहाँ 20% जल, NaCl एंड HCO3 का क्या होता है, अवशोषण होता है। प्लीज नोट डाउन कर लेना इन पॉइंट्स को। अब जो लास्ट वाला पार्ट है, संग्रह नलिका, कलेक्टिव डक्ट, यह नेफ्रॉन के अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, मूत्रवाहिनी, यूरेटर से जुड़ता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के रूप में बाहर निकालने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब हम पढ़ते हैं किसको, यूरेटर्स को। जो मूत्रवाहिनी का जो कार्य है वो क्या है, किडनी से मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर तक मूत्र पहुंचाना। यह चिकनी स्मूथ मस्कुलर नलिका होती है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। देखो इस तरीके से हमारी जो किडनी है ना उसकी जो ऐसे होती है, दो किडनी हो गई और इनसे दो ऐसे नलिका निकलती हैं। ये इनको क्या बोलते हैं, ये किडनी है, ये यूरेटर है, ठीक है, और इनकी जो लंबाई है 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। अब फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या है, देखो इन नलिकाओं से, ये जो नलिका है ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है। यह एक खोखला ऑर्गन है जिसमें मूत्र संग्रहित होता है। मूत्र और मूत्रवाहिनी यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय में प्रवेश करता है। यूरेटर के माध्यम से, देखो किडनी से आया यूरेटर में, फिर यहाँ चला गया, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति में जो मूत्राशय है लगभग 300 से 500 ml तक जो यूरिन है वो संग्रह कर सकता है। कितना, 300 से, जो यूरिनरी ब्लैडर है कितना, 300 से 500 ml तक यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। और जब यह 2/3 भर जाता है तो यह हमारे माइंड को सिग्नल देता है यूरिन पास करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर उसके बाद यूरिथ्रा। तो जो यूरिन है वो कहाँ जाता है, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या देखा, देखो हमने देखा कि कैसे कैसे ब्लड को फिल्टर किया जाता है और जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक जो इसकी पूरी प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। जो किडनी है वृक्क में प्रति मिनट लगभग 125 ml रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है हमारी किडनी में। कितना होता है,
180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। और जो हमारा यूरिन है उसमें जो कंपोजिशन है 95% वाटर होता है, 2.7% यूरिया होता है, और जो मिनरल सॉल्ट है 2% मिनरल सॉल्ट होते हैं, और जो यूरिक एसिड है 0.3% होता है। कई बार क्वेश्चन कंपोजिशन से भी आ जाता है। अब देखो जो यूरिन है, यूरिन का जो रंग है वो हल्का पीला किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। तो जो यूरिन है उसका जो पीएच है वो लगभग 6 हल्का अम्लीय होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 1.5 से 2.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है। कितना करता है? 1.5 से 2.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है। अब कुछ किडनी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। देखो कई बार ना किडनी में पथरी बन जाती है, सुना होगा ना आपने कई बार कि पेट में दर्द हो रहा है किसी के परिवार में या किसी रिलेटिव के, तो वो जो पथरी होती है ना वो किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से मिलकर बनती है। अब डायलिसिस एक टर्म सुनी होगी कई बार। जब हमारी किडनी सही ढंग से कार्य करना बंद कर देते हैं, जो हमारी दोनों किडनी हैं सही ढंग से कार्य नहीं करती, तब क्या होता है? ब्लड से जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, वेस्ट मटेरियल है, और अतिरिक्त जो द्रव्य है उसको निकालने के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो जो डायलिसिस है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीन के द्वारा रक्त को फिल्टर किया जाता है, रक्त को शुद्ध किया जाता है। आई होप आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा। उससे रिलेटेड जो जो ऑर्गन्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं वो आपको सभी को समझ आ गया होगा। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो PYQs हैं उनको डिस्कस करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कॉन्सेप्ट करने के बाद हमारे कितने मार्क्स आए PYQs से। ज़्यादा PYQs नहीं कराऊंगी, कमी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना प्लीज़। अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है? डायलिसिस का उपयोग किन रोगियों के लिए किया जाता है? बहुत ईजी है। जो डायलिसिस है उसका प्रयोग जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी होती है, जिनको किडनी डिजीज़ होती है, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। क्यों, किस लिए? ब्लड को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना उनको शरीर से निकालना भी तो है ना, तो इसीलिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ये काम किडनी का है, पर जब किडनी काम नहीं कर रही तो एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है? उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से बाहर ले जाती है। विच ट्यूब कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड? देखो वो है क्या? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मैंने आपको बताया था ना कि जो क्या बोलते हैं उसको, मूत्र मार्ग, जो लास्ट में जो यूरिनरी ब्लैडर से जो कनेक्ट होती है, यूरिनरी ब्लैडर से जो कनेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। यहाँ से क्या होता है? यूरिन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर पिन जैसी संरचना नेफ्रॉन का भाग कौन सी है? ऑफ नेफ्रॉन इज, हेयर पिन जैसी कौन सी संरचना थी? देखो लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कौन सी कैसी संरचना थी? एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर थी। अब नेक्स्ट देखो, मूत्र का पीएच कितना होता है? तो जो यूरिन है उसका पीएच कितना होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, तो स्लाइटली एसिडिक होगा तो क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? देखो जब मैंने आपको बताया था कि अमोनिया को लीवर में कौन परिवर्तित करता है, तो कौन करता है? यकृत करता है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है कम से भी कम 2 बार। मैंने PYQ जो कराए हुए हैं ना यूपी टेट के, आप उनको भी जाकर देख लेना। मैंने जितने भी आज तक यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है ना, पेपर 2 साइंस के सारे PYQs की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे PYQs हैं। प्लीज़ उनको ज़रूर कर लेना आप लोग। नेफ्रोलॉजी किसको कहा जाता है? तो द स्टडी ऑफ किसकी? किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखो, वृक्क में जो पथरी है वो कैसे बनती है? चलो बताओ, जो वृक्क है उसमें पथरी कैसे बनती है? कैसे बनती है? किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं।
बताया था ना मैंने आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। जो मूत्र है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज यूरिया फॉर्म्ड? तो जो यूरिया है उसका निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन सी, लीवर में, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट देखो, उत्सर्जन का सही क्रम क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सक्रीशन। सीटेट 2022 में ये क्वेश्चन आया था, इसका पूरा सीक्वेंस पूछा गया था कि किस तरीके से है। तो देखो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूरिन का फ्लो है वो किस तरीके से है। सबसे पहले किडनी में आएगा। कई बार ना आपको इमेज भी दे देंगे, वो मैंने आपको इसीलिए इमेज की हेल्प से पढ़ाया है पूरा टॉपिक, कि आपको इमेज दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या है। इसीलिए आपको इमेज की हेल्प से समझना है, साइंस को कभी भी रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। देखो ये क्या है? किडनी है। यहाँ से दो क्या निकल रही हैं? यूरेटर्स निकल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो यूरिन का फ्लो होगा किडनी से यूरेटर्स में जाएगा, ठीक है ना। किडनी से यूरेटर, उसके बाद कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और उसके बाद फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है देखो कहाँ पर है? किडनी। और ये ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी में हमने जो सीक्वेंस बनाया हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। क्लियर? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पक्षी किस प्रकार के उत्सर्जी होते हैं? बर्ड्स। देखो मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो जो पक्षी हैं वो यूरिक एसिड। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिकोटैलिक। पक्षियों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, उत्सर्जी जो मटेरियल है वो क्या है? यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड होने की वजह से पक्षी कैसे होते हैं? यूरिको। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपके कोई भी साथी यूपी टेट पेपर 2 साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको हेल्पफुल लगी है लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए कल फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।